हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष बारसेन, मेरी चैनल हर्ष बारसेन में आपका स्वागत है। क्लास 9 गुजरात बोर्ड में चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे लिखा है, समझ आ ही जाएगा, 100% गारंटी। आज से एक नई चीज़ आपके सामने शुरू हो रही है। जितने टॉपिक आज मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ उसमें एंड बीच बीच में लेक्चर में आपको इस पूरे क्वेश्चन का, पूरे टॉपिक का माइंड मैप भी बताने वाला हूँ। माइंड मैप मतलब क्या? इन शॉर्ट उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझ में लेना है और कैसे याद रख लेना है, वो यहाँ पे देने वाला मैं आपको। माइंड मैप भी इसमें साथ साथ आने वाला है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। हर्ष बार से चलो चैप्टर में चलते हुए पढ़ते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। लेट्स गो। मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। આ ચેનલને આટલી બધી લાઈક કરજો, નીચે કોમેન્ટ ટીન કરજો, બધા સાથે શેર કરી દેજો, બેલમાં ટીન ટીन વગાડી દેજો। चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पीरियड ऑफ 1920 से लेकर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और 1947 जब हम आज़ाद हुए, इन दोनों के बीच का जो ये पीरियड है उस पीरियड को कहा जाता है गांधीयन एज। आपको एक मार्क के लिए एमसीक्यू वगैरह में पूछ लें। सो उस पार्ट में, ये पीरियड के अंदर अंदर गांधीयन मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब गांधी जी ने कई सारे ऐसी मूवमेंट करी और जिसकी वजह से वी वर वेरी क्लोज टू इंडिपेंडेंस एंड आखिरकार वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस, हमने अचीव कर ही लिया। सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज द स्ट्रगल ऑफ हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दूसरी मूवमेंट जो करनी थी हमें, सेकेंड स्टेज पे जो मूवमेंट करनी थी, पहली स्ट्रगल तो हमारी यही थी कि हमें आज़ादी मिल जाए, दूसरी स्ट्रगल ये थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले सारे। And it is the struggle for the freedom of India. This struggle passed through a stream of events. कई सारी घटनाएं इस बीच बनी, कई सारी घटनाएं आगे के चैप्टर्स में भी हमने देखा है, कई सारी घटनाएं बनी और उन सब की इफेक्ट भी कई सारी हुई। तो देखते हैं कि क्या हुआ, कि वो इफेक्ट क्या हुई थी जब हमारी स्ट्रगल इंडिपेंडेंस को अचीव करने में लगी रही थी, तभी हमें क्या क्या इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। देखो, सबसे पहले है साइमन कमीशन। इसका माइंड मैप भी मैं देने वाला हूँ आपको। साइमन कमीशन है वो पहले समझ लो कि क्या है। यहाँ पे लिखा है मॉन्टफोर्ड। मॉन्टफोर्ड मतलब क्या? मॉन्टफोर्ड को ये शॉर्ट में नाम रखा गया है। उसका पूरा है मॉन्टेग्यू एंड फोर्ड, मतलब चेल्मसफोर्ड। ये एडविन मॉन्टेग्यू है, ये है लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। ये उस समय पे, ये 1920 के आसपास की बात है। उस समय पे ये एडविन मॉन्टेग्यू जो है वो इंडिया के जो लॉर्ड चेल्मसफोर्ड जो वाइसरॉय थे उसके अंडर काम करने वाले ये हमारे सरकार के, उस समय पे ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री थे। तो उन दोनों ने ये जो कमीशन लाए, जो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंज करने की, रिफॉर्म करने की जो बात करी थी, उन दोनों ने मिलकर करी थी। दैट्स वाई उन दोनों के नाम पे ये नाम रखा गया मॉन्टफोर्ड अमेंडमेंट, मतलब मॉन्टफोर्ड चेंजेस। उन दोनों ने जो मिलकर डिक्लेयर करा दैट कमीशन वुड बी सेंट टू इंडिया आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद इंडिया में एक कमीशन, एक कमिटी हम बिठाएंगे, भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि टू एग्जामाइन द इफेक्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रिफॉर्म किए हैं, जो बदलाव किए हैं, उसे परखने के लिए, उसकी इफेक्ट क्या हो रही है उसको परखने के लिए हम ये कमेटी वहाँ भेजेंगे। और दूसरा, टू सजेस्ट मोर रिफॉर्म्स। और एक तो हमने रिफॉर्म कर ही दिए, उसकी इफेक्ट्स क्या है वो समझने के लिए हम ये कमेटी वहाँ पे भेजने वाले हैं इंडिया में 10 साल के बाद। और यदि ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या कोई रिफॉर्म्स को हमें चेंज कर देना है तो वो सजेशन, रिकमेंडेशन भी ये कमेटी से मांगना था 10 साल के बाद। पर हुआ क्या? दूसरे पॉइंट में देखो, बट 2 years लेटर, 2 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन बिठा दिया, अपॉइंट कर दिया 2 साल के बाद। कमीशन जो है उसका जो हेड था वो था जॉन साइमन, उसका नाम था साइमन, इसलिए वो कमीशन, उस कमेटी का नाम रह गया साइमन कमेटी, साइमन कमीशन। सिर्फ वो अकेले थे? नहीं, जॉन साइमन एंड 7 अदर मेंबर्स। ये सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ ब्रिटेन थे। एक भी इंडियन नहीं था, सबके सब वहां। ऑल ऑफ देम वर द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। आया, देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन एज मेंबर। इंडिया का एक भी मेंबर उसमें नहीं था। इसलिए इंडियंस जो भी लोग थे उन्होंने क्या यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया कि भाई, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड पेन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी के प्रॉब्लम समझना है, हाँ, इंडियन सोसाइटी का दुख समझना है, दर्द समझना है, हाँ, देन यू हैव टू इंक्लूड इंडियन मेंबर्स इन योर कमिटी। आप अपनी कमिटी में इंडियन मेंबर्स को क्यों नहीं रखते हैं? बट ब्रिटिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि हमें कोई इंडियन मेंबर की जरूरत नहीं है।
तो ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट किया तो इंडियंस भी थोड़ी ना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, उन्होंने भी डिसाइड कर दिया कि हम भी उसका विरोध करेंगे। कैसे आता है साइमन कमीशन, देखो। तो जैसे ही जॉन साइमन और उसके 7 मेंबर्स इंडिया में आए ना, तो पहला ही सीधा उसका ग्रीटिंग, मतलब हम एक दूसरे को सुबह मिलते तो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, ये वो सब। तो इसका ग्रीटिंग कैसे हुआ, स्ट्राइक्स, हड़तालें हो गई, कई सारे असेंबली हो गए, प्रोसेस, कई सारे जुलूस निकाले गए, लॉन्ग लाउड स्लोगन ऐसे, जैसे साइमन आया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ऐसा शुरू हो गया। एंड अनफ्लरिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग्स, काले झंडे लहराए गए। आज भी ऐसा होता है, कोई भी कंट्री में दूसरे कंट्री का कोई ऐसा पीएम या प्रेसिडेंट जाते हैं तो वहाँ के लोगों को यदि उसका अपोज करना है, विरोध करना है, तो वो लोग ब्लैक फ्लैग्स वहाँ पे लहराएंगे। इन अप्रैल काले कपड़े पहन के काले झंडे लहराए इन लोगों ने साइमन का विरोध करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस करने के लिए, इसके ऊपर दबाव बनाने के लिए मर्सीलेसली काम किया, लाठीचार्ज वगैरह सब कुछ हुआ। देखो उसमें लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, ये इसमें विक्टिम बन गए। इन लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ा, ये गवर्नमेंट ने जो सप्रेशन किया ना, दबाव बनाया ना, उसमें हुआ क्या, असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट, याद रखना, असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट कौन था ये जॉन सैंडर्स, जॉन सैंडर्स, असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट, ये जॉन सैंडर्स। उन्होंने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज का, किसके ऊपर, लालाजी प्रोसेशन। लालाजी ने बड़ा एक जुलूस निकाल रखा था कितने लोगों के साथ साइमन का विरोध करने के लिए। तो ऑर्डर दिया असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट जॉन सैंडर्स ने कि लाठीचार्ज करो। लाठीचार्ज पता है ना, आज भी पुलिस कई जगहों पे ऐसी लाठियाँ लेकर टूट पड़ती है। तो लाला लाजपत राय इंजर्ड, सीरियसली घायल हो गए। जब ये लीड कर रहे थे प्रोसेसन को लाहौर में, तब पाकिस्तान तो था ही नहीं, तब पूरा का पूरा एक इंडिया ही था, लाहौर में बड़ा जुलूस निकाल के ये काम कर रहे थे, तब ये लाठीचार्ज हुआ, उसमें वो सीरियसली घायल हो गए और कुछ ही महीने बाद लाला लाजपत राय का वहाँ पे डेथ हो गया। जैसे ही ये खबर सुनी, किसने, वीर भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, तीनों ने ये खबर सुनी कि लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में मार दिया गया है, तो उन्होंने जॉन सैंडर्स को मार दिया। कौन जॉन सैंडर्स, ये असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट जिसने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का। 21 साल का था बंदा ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था, उसे लाहौर में गोली मार के मार दिया गया ब्रिटिश इंडिया में। मुझे तो लगता है गोली मार के नहीं मारना चाहिए, इसे भी लाठी 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 के मारना चाहिए था। सो ये पॉइंट पूरा आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ। फिर माइंड मैप में और बताऊंगा इसके बारे में। विद द अपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विरोध हुआ। नेहरू कमेटी में हम जा रहे हैं अब। तो हिंदी वजीर, उस समय पे हिंदी वजीर मतलब उस समय पे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड बिरकेनहेड, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, एक रिकमेंडेशन प्रेजेंट किया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन। साइमन कमीशन में जो था ना वही प्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश करी गई। इट्स स्टेटेड, उसमें ये लिखा हुआ था कि इंडियन लीडर्स ऑल ऑफ द पार्टीज, जितने भी उस समय पे भी पार्टीज अलग अलग अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन लोग अपनी पार्टीज बनाते थे, तो उन सबको पार्टी को उसमें ये बताया गया कि फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल फर्दर थिंक अपॉन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा चेंजेस करना चाहते हैं, कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं। वो अलग अलग पार्टी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वजीर बर्किनहेड के ड्राफ्ट में बताया गया कि आप बताओ हमें कौन सा चेंजेस करने हैं, वी वुड डू इट, डू नॉट वरी अबाउट दैट, हम उसके ऊपर सोचेंगे, वी विल इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं करा, वी विल थिंक अपॉन इट, हम सोचेंगे उसके ऊपर। सो सेकंड पॉइंट में जाते हैं, ऊपर जो वजीर ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट किया था साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग, उसमें कई सारी चैलेंजेस लगी हमें इंडियन लोगों को। तो इंडियन ने क्या किया, नेशनल जनरल असेंबली एक पूरी फॉर्म करी, NGA, और उस कमेटी के हेड किसको बनाया गया, नेहरू को, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर। इसीलिए उस रिपोर्ट का नाम दे दिया गया नेहरू कमेटी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट मतलब हेड बन गए मोतीलाल नेहरू, उन्होंने मिलके सारे रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट में 4 चीज़ों के बारे में खास बात करी गई थी। एक था डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए, मतलब क्या, आप ब्रिटिशर्स रूल करो इंडिया में, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर आपके अंडर हमारा एक डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, हमारी पार्टी रूल करनी चाहिए इंडिया में, आप हमारे हेड रहेंगे, कोई बात नहीं, आप हमारे राजा रहेंगे।
फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी एक जुडिशरी हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, आपकी जुडिशरी नहीं, क्योंकि उसमें मोस्टली हमें इनजस्टिस होता है। फिर फंडामेंटल राइट्स हमें सारे इंडियंस को मिलने चाहिए, एवरी इंडियन मस्ट गेट हीज और हर फंडामेंटल राइट, ऑल द। एंड एडल्ट सफरेज, मतलब 18+ जो भी है उन सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, राइट्स मिलना चाहिए। ये 4 चीज़ों को नेहरू रिपोर्ट में दिखाया गया है। इवेंचुअली हुआ क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 4 चीज़ों को देखा और कह दिया कि ये तो हमारे ही रूल के अगेंस्ट है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इस रिकमेंडेशन को। नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका भी माइंड मैप देखते हैं। डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फिर जैसे ही ये डोमिनेंस स्टेटस वाला था, हमने तो यही मांगा था कि आप हमारे ऊपर रूल करो, डू नॉट वरी अबाउट इट, हम आपके नीचे डेमोक्रेटिक एक पार्टी बनाएंगे और देश को चलाएंगे, आपको हम हमारा राजा मानेंगे। पर वो भी रिजेक्ट किया, तो फिर हमारे लोग चिढ़ गए और कह दिया कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप भी यहाँ से निकल लो। 1929 की बात है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वर एक्टिव नेशनल लीडर्स थे। दे वर द प्रोपोगेटर्स मतलब जो स्प्रेड कर रहे थे, पूरा प्रचारक जिसे हम कहते हैं। हाँ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, वही बात पे अड़े रहे थे ये लोग। यूथ ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी, डोमिनेंस स्टेटस पे इंडिया के जो यूथ लोग थे वो हैप्पी नहीं थे कि हम क्यों उसे हमारा राजा माने, वो चाहिए ही नहीं हमें। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, लाहौर में, पाकिस्तान में रावी नदी है, रिवर, वहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू नेशनल जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया। किसकी लीडरशिप के नीचे? जवाहरलाल नेहरू की। क्या रिजोल्यूशन पास किया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आज से जो भी स्ट्राइक होगी, जो भी जुलूस निकलेगा, जो भी मूवमेंट होगी, उसमें बस एक ही डिमांड सब इंडियन को रखनी है कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बस एट एनी कॉस्ट। आफ्टर दैट 26 जनवरी 1930 द मेंबर्स टूक द ऑथ, सबने शपथ ली 1930 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को इंडियन सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर दिया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की शपथ ली सबने। इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ मेड द रिपब्लिक डे मेमोरेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे। ये 26 जनवरी को शपथ ली गई थी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इसीलिए ये डेट हमारे लिए बहुत ही एकदम शगुन वाली साबित हुई, प्रूव हुई। तो यही दिन पे हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, ताकि ये दिन इतिहास में अमर हो जाए। और 26 जनवरी अमर हो गया। आज भी हम रिपब्लिक डे यही दिन को मनाते हैं, ठीक है। तो 3 टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। पहला साइमन कमीशन था, फिर नेहरू कमिटी, तीसरा डिमांड ऑफ फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 सॉरी। अब इसमें जो मेन 2 सवाल है, एक नेहरू रिपोर्ट वाला है और दूसरा है साइमन कमीशन वाला, उसका माइंड मैप हम देख लेते हैं और नेक्स्ट आगे जाएंगे। फिर अब देखो, सबसे पहले साइमन कमीशन जो है उसका माइंड मैप देख लेते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ कैसे। 1990 से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया कि आफ्टर 10 साल बाद हम इंडिया में एक कमिटी भेजेंगे सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। तो पर्पज़ क्या था? पर्पज़ यही था कि एग्जामिन करो पूरा, वहाँ जाके चेक करो कि जो रिफॉर्म्स थे उसमें बदलाव आए हैं कि नहीं, बदलाव करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो एग्जामिन करना है और सजेस्ट करना है कि फैक्ट्स क्या है रिफॉर्म्स की। फिर टीम में कौन था? एक सर जॉन साइमन, जिसके नाम पे साइमन कमीशन है, और 7 MPs थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश। फिर इश्यू क्या था कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, एंड दे आर जस्ट वर्किंग टू अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ इंडियंस। एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इंडियन लोगों ने क्या रिकमेंडेशन भेजा कि नीड इंडियंस टू अंडरस्टैंड इंडियन प्रॉब्लम्स। आपको सीधी बात है, जहाँ के प्रॉब्लम समझने वहाँ के लोकल लोगों की ज़रूरत होगी, पर इन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट किया नहीं। तो रिएक्शन क्या आया? स्ट्राइक हो गई, प्रोसेशन हो गए, साइमन गो बैक हो गया, ब्लैक फ्लैग्स, लाठी चार्ज हुआ, लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए और मर गए। और इसकी मरने की जैसे ही खबर आती है तो एंड में क्या हुआ? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जॉन सैंडर्स को ख़त्म कर दिया। तो ये था साइमन कमीशन। आराम से अब इन चीज़ों को आप ना एलोबोरेट करने का मतलब होता है, एक ही सेंटेंस होता है और पीछे लिखा होता है एलोबोरेट करो, मतलब फैलाना शुरू करो। आप इतने पॉइंट याद है और आप इसके आसपास जो कुछ भी अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहते हो, यू कैन राइट, और पूरा साइमन कमीशन खत्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट समझते हैं। नेहरू कमेटी जो है वो, शुरुआत कहाँ से? वो इंट्रोडक्शन की बात करें तो लॉर्ड बर्कनहैम ने साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट एक भेजा इंडियंस को भी। ये मेरा एक आपको रिकमेंडेशन है कि इस तरह से यदि आपको कोई बदलाव करना है तो यू कैन गिव अस रिपोर्ट। मैटर क्या थी कि इंडियन
जो भी थे हमारे इंडियन लोग, टू फॉर्मुलेट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारा बदलाव लाना चाहते थे और उसको प्रॉपर बनाना चाहते थे जो अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी के हो। रिपोर्ट का नेम क्यों पड़ा? तो नेहरू रिपोर्ट, बिकॉज लीडर थे मोतीलाल नेहरू, उसके नाम से ही नेहरू रिपोर्ट बना, क्योंकि उसमें कई सारी चैलेंजेस थी जो एक कमेटी बनाकर उसमें बदलाव करने थे। इन रिपोर्ट 4 चीज़ें मांगी गई इंडिया की ओर से। डोमिनियन स्टेटस चाहिए हमें कि आप राजा रहो, कोई बात नहीं, हम आपके अंडर में राज करेंगे। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, हमारी कोर्ट अलग होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स सबको मिलने चाहिए और 18+ जो भी है उसे वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। इतना ही कहा तो रिएक्शन क्या आया ब्रिटिश का? देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू कमेटी के रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें तो हमारे पेट पे ही लात पड़ने वाली है। तो जैसे ये हुआ तो उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड और तेज हो गई, जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था। ठीक है, सो यहाँ तक था ये। फिर सारे के सारे माइंड मैप्स आपको चाहिए तो उसका मैं इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। આ ચેનલને આટલી બધી લાઈક કરજો, નીચે કોમેન્ટ કરજો, બધા સાથે શેર કરી દેજો, બેલમાં ટીન ટીન વગાડી દેજો.